Live in relationship. Let's understand this topic first. The introduction. Marriage in the Indian society has been considered as a sacred bond ever since the Vedic period. This concept of matrimony has continuously evolved with time, with ever changing society and human psychology. The concept of marriage and relationship has also evolved. मतलब कि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो भी कह लीजिए, जैसे भी बुला लीजिए, शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता था फ्रॉम वैदिक पीरियड, मतलब कि वैदिक पीरियड्स के समय से। मगर समय के बदलते ही इसमें भी बदलाव आना शुरू हो गया। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब उनकी सोच में भी बदलाव आया, और जो ये रिश्ते हैं इनमें भी काफ़ी बदलाव जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। The upcoming generations are considering relationships ever more liberally. One such concept of live-in relationship is being adopted by numerous couples around the world. ये जो भाई आज की नई जनरेशन है जो आ रही है, उभर रही है, ये थोड़ा रिश्तों को लिबरली लेते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आज़ादी में रहना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ही ये हाल चल रहा है, हिंदुस्तान में तो अब ये प्रचलन चला है। द रिलेशनशिप्स where two people cohabit outside marriage without any legal obligations towards each other are known as live-in relationships. This is a relationship in the nature of a marriage, but unlike a marriage, the concept has slowly paved its way in the Indian scenario as well. मतलब कि बिना शादी के बंधन में बंधे हुए किसी स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध बनाना तथा साथ रहने को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें जो कपल है वो शादी की तरह ही रहते हैं, लेकिन शादी रजिस्टर नहीं की गई होती है। ये इसका प्रचलन हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ रहा है। However, such relationships are considered a taboo in Indian society. हालांकि हिंदुस्तान की जो हमारी सोसाइटी है इसको एक धब्बा या भद्दा और बुरा समझते हैं। Let's check the difference between a live-in relationship and marriage. Marriage is also called matrimony or wedlock, is a socially, ritually recognized union or contract between spouses that establishes certain rights and legal obligation towards each other. मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप को डिफरेंस समझने के लिए पहले उनको समझ लेते हैं। जो शादी है वह एक बंधन माना जाता है जो कि सोसाइटी रीत रिवाज के साथ रिकॉग्नाइज करती है, और डेफिनेटली आजकल तो रजिस्ट्रेशन भी उसका ज़रूरी हो चुका है। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन स्पाउसेस, मतलब दो जोड़े जो होते हैं उनके साथ, और एक प्रकार का इनका संबंध जो होता है वह लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक दूसरे के लिए अराइज भी होता है। Considering the diverse culture in India, different laws has been framed which lay down the proceedings and guidelines for proper execution of marriage in various religions. अब हिंदुस्तान तो भाई भांत भांत के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली अगर रहते हैं तो वो वह जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं उस धर्म के अकॉर्डिंगली ही कानून बना दिया जाता है कि भाई आपके हक के लिए ही कानून बनाया जाता है। Marriage laws has been framed to provide remedies for dispute arising out of wedlocks in different religions. तथा जो शादी का कानून है वह इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई झगड़ा, किसी प्रकार का मनमुटाव हो या सीरियस झगड़ा हो तो उसमें एक दूसरे के हक जो है वो मारा ना जाए, किसी प्रकार से किसी के साथ जाती ना हो। Anyway, let's proceed further. Individual acts are framed for individual religion due to different customs, tradition followed by each of them. In case intercaste marriages, the Special Marriage Act has been made and it is applicable. Same चीज़ डिफरेंट रिलीजन है, अगर अलग धर्म है तो अलग लॉ बनाया गया है, लेकिन ये सारे लॉ जो हैं इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगेन सेम थिंग मैं बता रहा हूँ कि किसी का हक ना मारा जाए। इंटरकास्ट अगर मैरिज है तो उसमें भी, इंटर रिलीजन मैरिज है तो उसमें भी स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इन सिंपल टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ रिलेशनशिप in the nature of marriage
where both partners enjoy individual freedom and live in a shared household without being married to each other. ये वो रिश्ता होता है जिसमें एक शादीशुदा जोड़े की तरह दो लोग, लड़का और लड़की, एक साथ एक घर में शेयर करते हुए रहते हैं बिना शादी के। लेकिन it involves continuous cohabitation between the parties without any responsibilities or obligations towards one another. ये वो रिश्ता है जिसमें लगातार शारीरिक संबंध बनाया जाता है बिना किसी जिम्मेदारी या लीगल ऑब्लिगेशंस के एक दूसरे के प्रति। There is no law tying them together, and consequently, either of the parties can walk out of the relationship as and when they will do so. इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी बंदिश नहीं होती है और कोई भी पार्टनर, लड़का या लड़की, एक दूसरे को कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। There is no legal definition of live-in relationship, and therefore the legal status of such type of relationship is also unsustained. The Indian law does not provide any rights or obligation on the parties in live-in relationship. The status of the children born during such relationship is also unclear, and therefore the courts has provided clarification to the concept of live-in relationships through various judgments. The court has liberally professed that any man and woman cohabiting for a long term will be presumed as legally married under the law unless proved contrary. लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर अभी कोई कानून तो बना नहीं है, सो डेफिनेशन भी उसकी नहीं अवेलेबल है। लिव इन रिलेशनशिप में से पैदा हुए बच्चों के बारे में भी जो स्टैंड है वो कोर्ट्स ने अलग अलग लिया हुआ है। सो डेफिनेटली इसके एक लॉ की ज़रूरत है। तब तक कोर्ट्स का ये मानना है कि जो स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लगातार रह रहे हैं एक साथ, उनको शादीशुदा माना जाए। लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादातर क्लेम करते हैं दे आर इन लव, एंड व्हेन पीपल आर इन लव दे माइट बी हैविंग फाइट्स एज वेल। जहाँ प्यार है वो झगड़ा भी होगा, लेकिन जहाँ पे झगड़ा अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड हो जाता है और लॉ नहीं है तो उसके लिए केस लॉज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी रेमेडी के लिए कि भैया अगर झगड़ा हो जाए किसी प्रकार से तो कोर्ट्स उनकी मदद कैसे कर सकती है। लेट्स कवर सम लॉ केसेस ऑन लिव इन रिलेशनशिप। S.P.S. Balasubramanyam versus Suruthaya, 1994 AIR 133. This is a Supreme Court case in which the Supreme Court held that if a man and a woman cohabiting under the same room for a number of years, there will be presumption of marriage under Section 114 of the Indian Evidence Act, and the children born to them will be legitimate. The court has also formed a presumption of marriage on the basis of Section 114 of the Evidence Act. The said section signifies the person upon whom the burden of proof regarding the sustainability of the fact is being asserted is to be drawn. So, if the verdict of the court is to be accepted, if there is a long-term cohabitation between a man and a woman, they will be presumed to be in a marital relationship. Well, in this case, the court actually took the help of Indian Evidence Act 114, Section 114 of Indian Evidence Act, और वहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऐसे संबंध से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कानूनी मान्यता दी जाए, उनको लेजिटिमेट माना जाए और उनको सारे हक कानूनी तौर पे मिलेंगे। मगर इसमें एक लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन मतलब जो उनका संबंध था वह पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि अभी ही संबंध बनाए और अभी ही वे सारे हक मिल जाएं।
Chanmuniya versus Virendra Kumar Singh Khushwaha 2011 1 Supreme Court cases 141. Chanmuniya was married to Ramsaran and had two daughters. चमुन्या की शादी रामसरन से हुई थी और उनके शादी के दौरान उनकी दो बेटियां भी थीं. रामशरण डाइड. शादी के बाद रामशरण की मृत्यु हो जाती है. चमुन्या मैरिड वीरेंद्र कुमार खुशवाहा, यंगर ब्रदर ऑफ रामसरन विद लोकल कस्टम्स. अब इसके बाद एज फैमिली कह लीजिए या विलेज वाले कह लीजिए, चमुन्या की शादी रामसरन के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार सिंह खुशवाहा के साथ करवा देते हैं और रीत रिवाज वो जो लोकल होते हैं छोटे से कर लेते हैं. दे लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर सम टाइम. लेटर ही स्टार्टेड हरेसिंग एंड टॉर्चरिंग चनमुन्या. कुछ देर तो पति पत्नी की तरह वह रहते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वीरेंद्र कुमार सिंह खुशवाहा बीवी को टॉर्चर करने लग पड़े. Considering Section 7 of Hindu Marriage Act 1955, the marriage performed in absence of customary rites and ceremonies of either parties of marriage is not valid. अब जब ये कोर्ट में किस्सा गया इनका, तो वहाँ पे सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि भाई कोई रीत रिवाज तो हुए नहीं थे और इसको शादी नहीं माना जाएगा. यूपी हाई कोर्ट dismissed the plea of her as Section 125 of Criminal Procedure Code is available to legally वेडिड वाइफ. अब लोअर कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया था कि भाई जब शादी ही नहीं हुई है तो मेंटेनेंस कैसे दें आपको. चनमुन्या ने अपील की यूपी हाई कोर्ट में और उन्होंने भी उनकी प्ली जो है मेंटेनेंस की अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी मना कर दी, क्योंकि मेंटेनेंस तभी अलाउ की जा सकती है अगर मैरिज वैलिड हो. चनमुन्या ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a woman in live-in relationships are also entitled to all reliefs given under the said act. Since the marriage ceremony functions was not proved, but it was proved that she was living, and live-in relationship woman should be maintained. This is a landmark decision taken by a Supreme Court. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 assigned a very broad and expansive definition to the term domestic abuse to include within its purview even economic abuse. Economic abuse includes deprivation of financial and economic resources. अब domestic violence act जो है वो restricted नहीं है कि शादीशुदा को ही मिलना चाहिए. भाई डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में कोई भी हिंसा. अब घर में जो भी रहता है उनके साथ अगर हिंसा हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए. इकोनॉमिक अब्यूज़ को भी इंक्लूड किया गया है. इसकी डेफिनेशन ये दी गई है कि भाई अगर खर्चा पानी नहीं दे रहा है वो आपको, तो भी कोर्ट मदद के लिए आगे आ सकती है कि खर्चा पानी देना चाहिए, नहीं तो ये भी एक प्रकार से अब्यूज़ ही माना जाएगा. Section 20 of the Act allows magistrate to direct the respondent to pay monetary relief to the aggrieved person. और हमें Section 20 जो है वो ये भी कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि जिसके साथ ये आप अब्यूज़ कर रहे हैं या खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं उसको कोई खर्चा पानी महीने का लगा सकता है. Therefore, a woman in live-in relationship are also entitled to all reliefs given in the said Act. They should also be allowed in proceedings under the Section 125 of Criminal Procedure Code 1973, which means live-in relationship में maintenance is allowed and not in just marriage cases. So this is a landmark case on it. Velusamy versus D. Patchaiammal 2010 का ये केस है. The Honorable Supreme Court in the said case observed that a woman in a live-in relationship is not entitled to maintenance unless she fulfills certain parameters. The Supreme Court had observed that merely spending weekends together or a night would not make it a domestic relationship. सो यहाँ पे एक और केस आ गया था कि भाई विदाउट अगर मैरिज हम रहते हैं तो हमें मेंटेनेंस वगैरह मिल जानी चाहिए एज अ मैरिड कपल.
लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि भाई सिर्फ वीकेंड स्पेंड करना टुगेदर या एक आध रात साथ में बिता लेने से आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं डेवलप होता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कोई लॉ नहीं है। इसलिए ईच एंड एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू हैव एन advantage of spending a weeknight with a person and try to claim maintenance, which the court rejected. So, this is also a landmark case that merely spending a weekend or a night would not make a domestic relationship, will not be considered as a live in relationship. The judgment determined certain prerequisites for a live in relationship to be considered valid. सो यहाँ पे एक ना रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप मानने के लिए कुछ कंडीशंस तय कर दी गई थी इस केस में। इट प्रोवाइड्स दैट द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्व्स आउट टू सोसाइटी एज बीइंग अक्लेम्ड टू स्पाउसेस एंड मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी और क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज, including being unmarried. It was also stated that the couple must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being acclaimed to spouses for significant period of time. So a couple is in live-in relationship. इसको तय करने के लिए एक पैमाना तय कर लिया गया था कोर्ट ने इस केस में। उन्होंने कहा था कि कपल जो है वह मैरिज एबल एज का होना चाहिए, मतलब कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं, और लड़के की उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं। उससे कम इलीगल माना जाएगा, क्योंकि इवन मैरिज को भी इलीगल माना जाता है। सेकेंडली, दोनों अनमैरिड होने चाहिए। अगर एक भी पर्सन मैरिड है तो वो एडल्ट्री कहलाया जाएगा, इवन इफ द गर्ल इज मैरिड टू समवन एल्स और लिव इन कर रही हैं किसी और के साथ, तो एडल्ट्री है। If the person is married and the lady is unmarried, even that is considered adultery, not live-in relationship. Means दोनों का unmarried होना ज़रूरी है, या दोनों divorced हों, या दोनों widowed हों, या किसी भी प्रकार का marital संबंध किसी का ना हो। It is also stated that the couple must be voluntary cohabited, मतलब कि वह अपनी मर्जी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हों, और ये सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। का मतलब है कि इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को, इस लिव इन रिलेशनशिप को वक्त हो गया होना चाहिए, ना कि ये फ्रेशली बनाया गया हो और फ्रेशली ही कोर्ट में आ गए हो कि हमारा झगड़ा हो गया, भाई मेरे को मेंटेनेंस दीजिए। द कोर्ट हेल्ड दैट नॉट ऑल रिलेशनशिप्स विल अमाउंट टू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज एंड गेट द बेनिफिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आगे कोर्ट कहता है कि सभी रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप शादी की तरह नहीं कह सकते हैं, उनको बेनिफिट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो दिए जाते हैं वह नहीं दिए जा सकते हैं। इट फर्दर क्लैरिफाइड दैट इफ अ मैन कीप्स अ वुमन एज अ सर्वेंट एंड मेंटेन्स हर फाइनेंशियली एंड यूजेस मेनली फॉर सेक्शुअल पर्पसेस, सच relationship would not be considered as marriage in the court of law. Therefore, to get such benefit, the conditions mentioned by the court must be satisfied and has to be proved by evidence. कोर्ट आगे एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई इंसान घर पे कामकाज के लिए फाइनेंशियली उसको मेंटेन कर रहा है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, तो उसको इन अ रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि वह पति पत्नी की तरह रहते थे। Therefore, to get such benefit, the conditions mentioned by the court must be satisfied and has to be proved by evidence. So, अगर कंडीशंस हैं कि कोई साथ रह रहे हैं, तो कोर्ट द्वारा दी गई कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। Now we come to a very famous case as Khushboo versus Kanniammal and others. It was in 2010 when the Tamil actresses gave some comment and she was hated by the Tamil community. The bench, comprising Chief Justice of India K.G. Balakrishnan and other Justice Deepak Verma and B.S. Chauhan,
on April 28th quashed all 22 criminal proceedings pending against the Tamil film actress Khushboo in various courts in Tamil Nadu and one in Indore, Madhya Pradesh, in connection with her remarks on premarital sex. Before I proceed further, let me tell you this is the photograph of Khushboo, the actresses which joined the political party. This is the photograph when she was in acting profession. Now let's check the background of the case, the fact of the case. India Today had conducted a survey on sexual habits of the people residing in Indian cities. Increasing incidences of premarital sex was an issue in that survey. Khushboo was one of those who spoke to the magazine on this issue. She noted that increasing incidences of premarital sex in the context of live in relationships and qualified her remarks by observing that girls should take adequate precautions to prevent unwanted pregnancies and the transmission of venereal diseases. इंडिया टुडे मैगजीन ने जो सर्वे किया था कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है, उन्होंने सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहा था कि लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, प्रेग्नेंट ना हो और बीमारियों से बचें, लेकिन उनके इस रिमार्क्स को एक्सेप्ट नहीं किया सोसाइटी ने और प्रोटेस्ट शुरू हो गया उनके अगेंस्ट कि वह अश्लीलता फैला रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं. एंड well, this is one of the protest photograph. She later denied that she was supporting live-in relationship or such a relationship, but her denial was not sufficient. The PMK activist dragged her to the court. She was charged under section 509 of IPC, under section 292 subsection 1 of IPC. Let's quickly check what does it mean. Section 509 of Indian Penal Code criminalizes a word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. In order to establish this offense, it is necessary to show that the modesty of a particular woman or a readily identifiable group of women has been insulted by a spoken word, gesture or physical act. And section 292 subsection 1 of the IPC states that the publication of a book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation, figure, etc. will be deemed as obscene. They are punishable. And also section 499 of the Indian Penal Code, that is defamation. I don't need to go into the detail of defamation. Everybody knows that. But the Supreme Court in this case dropped all the charges against the petitioner, who was a South Indian actress. The court held that living together is not illegal in the eyes of law, even if it is considered immoral in the eyes of the conservative Indian society. The court stated that living together is a right to life and therefore not illegal. So, this is a landmark case for live-in relationship cases. Indra Sarma versus V.K.V. Sarma. This is the case of 2013 and this is the ultimate landmark case in live-in relationship. Let's check the fact of the case. Appellant and respondent were working together in a private company. The respondent was working as an personal officer of the company, who was married and having 2 children, and the appellant, aged 33 years, was unmarried. Constant contacts between them developed intimacy, and in the year 1992, appellant left the job from the above mentioned company and started living with the respondent in a shared household. Appellant's family members, including her father, brother, sister, and also the wife of the respondent, opposed that live in relationship. She has also maintained the stand that respondent, in fact, started a business in her name and that they were earning from that business. अब भाई इस केस में क्या हुआ, पहले तो दोनों जने
एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे और भाई साहब जो हैं वो पर्सनल ऑफिसर थे वहाँ पर उस कंपनी में। इनका जो था रिलेशनशिप शुरू हो गया, वहाँ पे एक दूसरे को रोज़ मिलते थे और इन्होंने उनके साथ अलग जगह पर रहना शुरू कर दिया, कंपनी को छोड़कर अपनी एक नई कंपनी खोल के। इस लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट सभी थे, डेफिनेटली हमारी इंडियन सोसाइटी कभी हो भी नहीं सकती है। और यहाँ पर तो केस ही डिफरेंट था, भाई साहब तो ऑलरेडी मैरिड थे। एडल्ट्री भी बनती है वैसे तो, लेकिन ये केस एडल्ट्री का नहीं है, ये मेंटेनेंस का था जिसमें इंदिरा शर्मा ने क्लेम किया था। After some time, the respondent shifted the business to his resident and continued the business with the help of his son, thereby depriving her right of working and earning. Appellant has also stated that both of them lived together in a shared household, and due to their relationship, appellant became pregnant on 3 occasions, though aborted all times. अब भाई झगड़ा कहाँ पे शुरू हुआ? डेफिनेटली लिव इन रिलेशनशिप की जो सबसे बुरी बात है वो यही है कि कभी भी कोई भी रिश्ता छोड़ के जा सकता है। यहाँ पर भी वही हुआ, जब बिजनेस चल पड़ा तो उनको, उस भाई साहब को अब उनकी ज़रूरत नहीं थी मैडम की, और जिनके साथ उनका रिश्ता था उनको छोड़कर अपने बेटे के साथ उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, शिफ्ट कर लिया। यहाँ तक कि इस रिलेशनशिप से वह 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, हालांकि अबॉर्ट करा दिया था उन्होंने। भाई इस केस को अब हम लैंडमार्क केस क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि जो डिसीजन लिया गया था वो एक लैंडमार्क डिसीजन था। एक लिव इन रिलेशनशिप की इवन गाइडलाइंस इशू कर दी गई थी। Justice K.S. Panikkar Radhakrishnan was the justice who stated that live-in or marriage-like relationship is neither a crime nor a sin, though socially unacceptable in this country. The decision to marry or not to marry or to have a heterosexual relationship is intensely personal. The recent judgment of the Supreme Court has illustrated 5 categories where the concept of live in relationships can be considered and proved in the court of law. भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये मानना ही पड़ेगा कि लिव इन रिलेशनशिप कोई पाप नहीं है, और अगर ऐसा कोई रिश्ता है वो पर्सनल है, और पर्सनल रिश्ते की रिस्पेक्ट हर इंसान को करनी चाहिए। अगर इंडिया में नहीं करते हैं तो दैट इज सम डिफरेंट इशू। इस चीज के लिए उन्होंने गाइडलाइंस 5 प्रकार की कैटेगरीज बताई थी जो लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव कर सके कि वह लिव इन रिलेशनशिप में थे और प्रॉब्लम वहां से हुई है, और उसकी रेमेडी एज अ मेंटेनेंस दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। नाउ लेट्स चेक कौन सी 5 कैटेगरीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में बताई हैं। द फर्स्ट वन, डोमेस्टिक रिलेशनशिप between an adult male and an adult female, both unmarried. It is the most uncomplicated sort of relationship, जहाँ पे दो व्यक्ति एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल रहते हों, अनमैरिड हों, ये तो बिल्कुल ही अनकम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। सेकेंडली, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड मैन एंड एन अडल्ट अनमैरिड वुमेन एंटर्ड नोइंगली। सेकेंड चीज़ ये बताई गई है कि जो शादीशुदा जोड़ा नहीं है वो साथ में रहते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी है। थर्ड पॉइंट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एडल्ट unmarried man and an married woman entered knowingly. Such relationship can lead to a conviction under Indian Penal Code for the crime of adultery. Well, वो इस केस में भी लागू होती है, लेकिन इंदिरा सरना ने मेंटेनेंस क्लेम की थी। फॉर एडल्ट्री वाइफ को क्लेम करनी पड़ती है, विच इज नॉट द प्रेजेंट केस। फोर्थ पॉइंट, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एन अनमैरिड एडल्ट फीमेल एंड अनमैरिड मेल एंटर्ड अनलोइंगली। ये कोई चाहे अनजाने में रिश्ता बनाया हुआ हो। फिफ्थ, द डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स पार्टनर्स, गे और लेस्बियन। डेफिनेशन दी गई थी कि चाहे वह दो लड़कियां ही क्यों ना साथ रहती हों, चाहे दो लड़के ही क्यों ना एक साथ रहते हों इन अ लिव इन रिलेशनशिप, उनको भी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, द कोर्ट स्टेटेड दैट a live-in relationship will fall within the expression relationship in the nature of marriage under Section 2, subsection F of the Protection of Women Against Domestic Violence Act 2005 and provided certain guidelines to get an insight of such relationship. कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको मैरिज की परिभाषा ही दी जानी चाहिए।
In this case, the appellant admittedly entered into a relationship with the respondent despite of knowing that the respondent was a married man with two children born out of the wedlock who opposed the live-in relationship since the inception. The court further added, if we hold that the relationship between the appellant and the respondent is a relationship in the nature of a marriage, we will be doing injustice to the legally wedded wife and children who opposed that relationship. Consequently, an act, omission, or commission or conduct of the respondent in connection with that type of relationship would not amount to domestic violence under Section 3 of the Domestic Violence Act, as there is also no evidence of live-in relationship between the appellant and the respondent as per given guidelines. कोर्ट ने कहा कि हम जान गए हैं कि जो एपिलेंट है वो जानती थी कि भाई ये इंसान शादीशुदा है और इसके तो बच्चे भी हैं जो इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप को अपोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर हम इस रिश्ते को नाम दे देते हैं लिव इन रिलेशनशिप का, तो भाई जो लीगली वेडेड वाइफ है उसका और उसके बच्चों के साथ जो है वो बेइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस गिवन गाइडलाइंस जो कि 5 गाइडलाइंस ऊपर हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये तो आते नहीं हैं। अब क्या किया जाए? ऑनरेबल कोर्ट ने आगे ये भी ऑब्जर्व किया दैट द कोर्ट हेल्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द अपीलेंट एंड द रिस्पोंडेंट वाज नॉट a relationship in the nature of a marriage, and the status of the appellant was that of a concubine. Furthermore, the Domestic Violence Act does not take care of such relationship, which may perhaps call for an amendment of the definition of Section 2, subsection F of the Domestic Violence Act, which is restrictive and exhaustive. कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि भाई अब ये लिव इन रिलेशनशिप जो है ये एक कॉन्कुबाइन जिसे हम रखैल कहते हैं उसका बन चुका है कि वो उसकी कीप है, और ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है कि मेंटेनेंस दी जाए एक कीप को, एक कॉन्कुबाइन को। वेल, सारी चीज़ों को देखते हुए कंक्लूजन क्या निकलता है? Thus, the legal status of live-in relationships in India has been evolved and determined by the Supreme Court in various judgments. However, there is no separate legislation which lays down the provisions of live-in relationship and provides legality to this concept. Though the concept of live-in relationship is considered immoral by the society, but is definitely not illegal in the eyes of law. So finally, कोर्ट ने कहा कि इस केस में तो हम मेंटेनेंस अलाउ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो है इंडिया में शुरू हो चुके हैं और इसको सोसाइटी ने चाहे मान्यता प्राप्त ना दी हो, लेकिन कानून की नज़रों में ये इल्लीगल बिल्कुल नहीं है।